सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम उद्धरण संख्या 2050 से लेकर 2052 तक पे चर्चा करेंगे। जो चर्चा का विषय है वह है संविधान निर्माण के तत्व। तो हम बात करते हैं इस पे। जो हमने इसके लिए हिंदू निर्धारित किए हैं वह तीन हैं जिन पे हम विचार करेंगे। जो भारतीय संविधान के तत्व, यह विषय इंगित करता है कि हमारा जो संविधान है उसके मूल तत्व क्या है, वह किन बातों पर टिका हुआ है, उसमें क्या क्या सिद्धांत विचारधारा समाहित है। अगर हम देखें तो संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम इसके जो तत्व हैं उनको हम जान सकते हैं। जो हमने संविधान की जो रूपरेखा तैयार की है, जो हमारी संस्था है, उसके अनुसार संविधान में 5 तत्व रहने चाहिए। जो पहला है सत्ता का केंद्रीकरण, दूसरा है अपराध नियंत्रण की गारंटी, तीसरा है आर्थिक असमानता में निश्चित कमी, चौथा है सम्मान में वृद्धि, जो श्रम का जो सम्मान है उसमें वृद्धि, और पांचवा है समान नागरिक संहिता। अब हम जो पहला जो बिंदु है उसके अनुसार जो हम संविधान बनाएंगे, जो हमारी रूपरेखा है, उसमें 5 तत्व रहेंगे। जो पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण या अकेंद्रीकरण। इसका मतलब है हम सत्ता को किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं होने देंगे। दूसरे शब्दों में हम शक्ति और अधिकारों को एक ही व्यक्ति के पास या एक ही व्यक्ति समूह के पास हम केंद्रित नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर सत्ता का, शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो वह तानाशाही को जन्म देता है। अतः हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ना है, हमें लोक स्वराज की ओर बढ़ना है, तो हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। जो दूसरा है अपराध नियंत्रण की गारंटी, हमें यह जानना पड़ेगा कि राज्य का जो मुख्य दायित्व है वह है अपराध को नियंत्रण करना, यानी अपने नागरिकों को सुरक्षा और न्याय दिलाना। इसके लिए हम संविधान में विशेष रूप से प्रावधान करेंगे। देखा गया है कि जो आज का संविधान है या जो आज की व्यवस्था है, उसमें जो हमारा राज्य है वह सुरक्षा और न्याय लाने में बिल्कुल ही असफल रहा है। तो हम इसे अपने संविधान का जो मूल तत्व है उसमें शामिल करेंगे। जो तीसरा है आर्थिक असमानता में निश्चित कमी। ये जो आर्थिक असमानता में निश्चित कमी का जो बात की गई है,
इसका मतलब है कि हम धन का असमान वितरण नहीं होने देंगे। देखा गया है कि हमारे देश में धन का समान वितरण है। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया है कि जो हमारे देश का जो 80% जो धन है वह 1 या 2% के हाथ में है, और जो बाकी जो 20% है वो बाकियों में है। तो अगर समाज में आवश्यकता से अधिक आर्थिक असमानता रहेगी तो ये किसी भी देश और समाज के लिए नुकसानदेह है। तो हम इसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। चौथा है श्रम सम्मान में वृद्धि। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हमारे यहाँ श्रम का सम्मान नहीं है। आजादी के बाद से ही हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने केवल बात बौद्धिक तो सही है। कार्यों को ही महत्व दिया। हमने पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया। हमने जो ऑफिशियल काम काज होते हैं उनको महत्व दिया। हमने जो शारीरिक श्रम है उसको महत्व नहीं दिया। हमने उसे दोयम दर्जे का कार्य बनाकर रखा। उदाहरण के लिए, अब आज के समय में कोई भी लड़का जब पढ़ाई पूरी करता है, स्नातक या स्नातकोत्तर करता है, तो उसके मन में भावना बैठ जाती है कि भाई हम तो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं। हम अगर खेत में काम करेंगे या हम मजदूरी करेंगे या हम बाकी कार्य करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ये जो मानसिकता हमारी बन गई है उसका कारण यही है कि हमने जो बौद्धिक कार्य है, जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है, उसको अधिक महत्व दिया, और जो शारीरिक श्रम है उसको बिल्कुल ही नकार दिया। मैं जब जॉब करता था तो मैंने देखा कि लोग जो ऑफिशियल काम काज है, खास कर इमरजेंसी का, जिसमें एसी कमरे हैं, कंप्यूटर है, मूविंग चेयर है, उन कामों के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा आकर्षण है। लेकिन जो बाकी काम है, ऐसे प्लम्बर का काम या कारपेंटर का काम, उन कामों के प्रति लोगों में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारा समाज है वो भी उनको अच्छी निगाह से नहीं देखता। यह बहुत ही खराब बात है। इसीलिए हम श्रम का सम्मान करेंगे। और पांचवा है समान नागरिक संहिता। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह जो वर्तमान सरकार है यही इसके एजेंडे में है। लेकिन जो जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह सरकार के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये उससे अलग है। अब जो दूसरा है कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, शासन का कानून नहीं। हमें ये देखना है कि लोकतंत्र में जो जो शासन है वह कानून के अनुसार चलता है। जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार जो हमारे देश में कानून है, जो व्यवस्था है, हमारा देश या राज्य उसी के अनुसार चलता है। लेकिन जो शासन का कानून
है। यह दिखाता है कि जिस देश में तानाशाही व्यवस्था है वहां पे शासन का कानून चलता है। हमने जब कानून का शासन चलाना स्वीकार किया तो हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो तीन अंग हैं, उनको उनकी स्थापना की, पार्लियामेंट का गठन किया और उन्हीं के माध्यम से आजादी के बाद से लेकर अब तक हम वो व्यवस्था चला रहे हैं। हो सकता है कि किसी को उस व्यवस्था से नाराजगी हो, असहमति हो, शिकायतें हों, लेकिन बात यह है कि उसी व्यवस्था के अनुसार हम चल रहे हैं। जो तीसरा बिंदु है वह है जो जो भारतीय संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसके उसके ऊपर है। जैसे कि हमारा जो संविधान है, जिसकी प्रस्तावना है, वह दिखाता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारी विचारधारा क्या है। इसमें जो न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समता की बात करता है। लेकिन जो हम जो मानते हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वह बोलता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हम यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समता की जगह पे प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता का उल्लेख करेंगे। हम यहाँ समता की जगह पे स्वतंत्रता शब्द हम डालेंगे। इसमें हमारा मानना है कि या तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनसे भूल हुई, या वो किसी दबाव में उन्होंने समता शब्द का इस्तेमाल किया। जो समता शब्द है वह उतना सही नहीं है, क्योंकि समानता जो जो शब्द है उसका आजादी के बाद बहुत ही गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारे राजनेताओं ने समानता के नाम पर वर्ग संघर्ष को जन्म दिया है, वर्ग विद्वेष बढ़ा है। इसीलिए हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता की जगह पे प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, हम इसकी बात हम करेंगे। तो ये था आज के तीन बिंदु जिन पे हमने अपने विचार रखे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। ब्रजेश जी, आज मैं शुरुआत करता हूँ। जी बताइए। जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, जब हमारे भारत के संविधान का प्रस्तावना लिखा जा रहा था तो जो संविधान सभा का मतलब कि एक समान कहिए कि जो बैठक हुई थी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, उसके पुस्तक को मैंने मंगाया था और प्रस्तावना को मैंने खास करके चौथे खंड में पढ़ा। उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू में ही, ये कोई नई बात नहीं है, समाजवाद जो इन्होंने शब्द जोड़ा है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता, ये पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता नहीं। धर्मनिरपेक्ष लोग आरएसएस के लोग कहते हैं, हम पंथनिरपेक्ष कहते हैं, और है भी संविधान में वही सब पंथनिरपेक्ष ही है, सेकुलर का नहीं, जो हिंदी में संविधान का प्रस्तावना में लिखा हुआ शब्द है। तो बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप भारत की स्वतंत्रता, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी, और लोकतंत्र में किसी भी वाद से बंधना कहीं से भी न्याय नहीं है, न साम्यवाद से,
ना क्या बोलते हैं समाजवाद से या कोई और अन्यवाद से। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबसे विचार का खंडन यहीं पर हो जाता है कि जो संविधान के निर्माता थे मतलब संविधान करता है वही जब इस बात का विरोध कर रहे हैं तो किस आ, इंदिरा गांधी का क्या मतलब मानसिकता रहा होगा रही होगी कि उसने 42वां संशोधन, वो भी तब जब भारत में न तो लोकतंत्र था न संसद चल रही थी। पहले संविधान संशोधन हुआ, अगले दिन बुला करके कैबिनेट की मीटिंग की जाती है और सिर्फ सूचना दे दी जाती है कि ये प्रस्तावना का संशोधन कर लिया जाता है और सब लोग उनकी स्वीकृति में हाँ है, ना कोई बहस ना कोई मीटिंग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सिंबल है तो उसमें समाजवाद के लिए नहीं जगह थी, क्योंकि वो उस समय हमारा मंत्रिमंडल नहीं था। और भी उसके इतिहास को अगर आप देखेंगे उलट पलट से तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे मामला क्या था। दूसरी बात यह है कि शासन का कानून या कानून का शासन, कानून का शासन तो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, थोड़ा जानने दीजिएगा। लेकिन शासन, कानून के शासन के लिए तो डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रहेगा, कानून के शासन से। लेकिन शासन का कानून है, भारत में शासन का कानून है, कानून का शासन नहीं है। अगर कानून का शासन होता तो आज बिहार विधानसभा में जो हो रहा है, देश के संसद में जिस तरह से मारपीट गाली गलौज हो रहा है, ये नहीं हुआ होता। अगर होता तो कानून अपना काम करती, इन लोगों को उठा करके निठल्लों की जमात को जेल में डाल देती। ये इस बात का द्योतक है कि हाँ, शासन का कानून है, कानून का शासन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम डेमोक्रेसी में कानून की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। कानून की आवश्यकता डेमोक्रेसी में इसलिए पड़ती है कि जो पश्चिम का लोकतंत्र है उसके जीवन पद्धति में कानून है, उसके जीवन में लोकतंत्र है, न व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में लोकतंत्र होता है। और हमारे यहाँ क्या है, शासन के पास लोकतंत्र है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास पावर होगा वो व्यक्ति अपना काम करेगा। बस मैंने अपनी बात कह दी, और अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो मेरे इस पे, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है तो मैं बोलूंगा आगे भी थोड़ा सा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। चलिए, मैं इस विषय पर एक दो लाइन रख दूंगा कि जो कोटेशन का जो पहला बिंदु है उस पर मैं बात रखूंगा। वहाँ 5 तत्व लिखे गए हैं। उन 5 तत्वों को अगर आप देखते हैं तो उसमें सत्ता का अकेंद्रीयकरण, और तीसरे नंबर पर जो आर्थिक असमानता में निश्चित कमी और श्रम सम्मान में वृद्धि, इन 3 तत्वों को अगर आप देखते हैं तो ये 3 तत्व जो है वह लोक स्वराज्य में भी भूमिका निभाते हैं। अर्थात जब लोक स्वराज्य की व्यवस्था होगी तो हम 3 चीजों के अकेंद्रीकरण की बात करते हैं, पावर, इकोनॉमी और राइट्स। ये तीनों का अकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारे पॉलिटिकल पावर का भी अकेंद्रीकरण होगा। दूसरा जो इसमें लिखा गया आर्थिक असमानता में निश्चित कमी, तो आर्थिक असमानता में निश्चित कमी तभी हो पाएगी जब अर्थ का भी विकेंद्रीकरण होगा। और श्रम सम्मान में वृद्धि तभी हो पाएगी जब आर्थिक असमानता में कमी होगी। तो ये 3 चीजें जो हम देखते हैं, ये 3 बिंदु ये दर्शाते हैं कि ये लोक स्वराज्य के अभिन्न अंग है। और हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के 5 तत्व होने चाहिए, अर्थात हम लोक स्वराज्य के संविधान की ही बात कर रहे हैं कि ये उसके मुख्य भाग होने चाहिए। अपराध नियंत्रण की गारंटी की जब हम बात करते हैं तो अपराध नियंत्रण की गारंटी का अर्थ क्या है? अपराध नियंत्रण की गारंटी को ही हम लोग राम राज्य कहते हैं। राम राज्य का अर्थ अच्छी व्यवस्था से नहीं है जिसमें आपको अच्छी अच्छा जो है सुविधाएं मिले, सड़क मिल जाए जिसमें आपको जो है अच्छे बिजली पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। ये सब राम राज्य के लक्षण नहीं है। तो इनमें से जो 3 हम देखते हैं वो 3 लक्षण तो लोक स्वराज्य के दिखते हैं। और अपराध नियंत्रण की गारंटी की जब बात करते हैं तो उसमें आदर्श व्यवस्था हमको दिखाई देती है, वो राम राज्य दिखाई देती है। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर को सुप्रीम मानती है,
मुझे लगता है राम राज्य का एकमात्र आधार जो है वो यही है, अपराध नियंत्रण की गारंटी। अपराध मुक्त समाज को ही हम लोग राम राज्य मानकर चले। एक, जब हम कहते हैं पांचवा जो बिंदु है जो कहता है समान नागरिक संहिता, तो संहिता का अगर अर्थ देखते हैं तो संहिता और विधान ये दोनों लगभग एक ही शब्द हैं। आप संविधान कहते हैं या संहिता कहते हैं, इसका एक अर्थ यह भी है कि संविधान जो है वो बिना संहिता के अपूर्ण है। जब तक समान नागरिक संहिता लागू ना हो जाए तब तक हम यही मान करके चलेंगे कि यह संविधान एक अपूर्ण संविधान है। और मैंने एक शब्द और प्रयोग किया था, इसे आप विषम विधान या बहुविधान कह सकते हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही वो संविधान का मूल भाग है जो संविधान को संविधान बनाता है। अगर किसी संविधान में से आप मौलिक अधिकार और समान नागरिक संहिता ये दो चीजें निकाल देते हैं तो फिर वो संविधान केवल और केवल वर्ग संघर्ष का आधार रह जाता है। अर्थात अगर समान नागरिक संहिता आती है तो फिर एक वर्ग संघर्ष का जो परिप्रेक्ष्य वर्तमान में खड़ा है ये भी जो है अपने आप सुलझ जाएगा। और हम जैसे अभी राज्यों में देख रहे हैं, कहीं भाषाई विवाद है, कहीं जातीय विवाद है, कहीं क्षेत्र के नाम पर है, कहीं महिला पुरुष के नाम, अर्थात जितने भी वर्ग संघर्ष के मूल कारक हैं उन सभी कारकों को ये पांचवा जो बिंदु है वो पांचवा बिंदु सुलझा सकता है। तो इसमें से तीन बिंदु आप देख लेंगे, एक तरफ दिखाई देते हैं लोक स्वराज्य में, एक राम राज्य में दिखाई देता है, और एक तो संविधान की मूल भावना है जिसके बिना संविधान अपूर्ण है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। आचार्य जी या माता प्रसाद कौरव जी, पवनजय जी, ज्ञानेंद्र जी, विपिन जी, कोई भी साथ से शुरू करें। सभी उपस्थित विद्वत जनों को सादर नमस्कार। राम राज्य की परिकल्पना का जो अखिलेश जी ने बताया वो बिल्कुल सही बात है। राम राज्य में अपराध नियंत्रण ही सबसे बड़ी गारंटी थी, क्योंकि अपराध नहीं होते थे। तो इसमें ये सही बात है, और पहले बिंदु का बहुत अच्छी तरीके से पालन हुआ, वर्णन हुआ, उसका विश्लेषण हुआ। दूसरा बिंदु है लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, शासन का कानून। ये सबसे चीज हमारे सोचने वाली है, क्योंकि जब तक दलीय प्रणाली लोकतंत्र में चलेगी तब तक लोकतंत्र नाम का मात्र है, वो तो केवल तंत्र लोक रह जाता है। लोकतंत्र जैसी कोई बात होती नहीं है जब तक दलगत व्यवस्था बनी रहेगी। तो सबसे पहला काम लोकतंत्र को लाने का मुझे लगता है कि यही है कि हमारे यहाँ सबसे पहले दलीय व्यवस्था खत्म हो, तभी हमारे समाज के जो विद्वत वर्ग है और जो वास्तव में समाज की सेवा करना चाहता है वही हमारे कानून को बनाने के लिए ऊपर पहुंचेगा। अर्थात वो जब संविधान का जो गलत सलत जो स्वार्थ सिद्धि के लिए कानूनों का जाल बना हुआ है उनको तोड़ करके फेंकेगा और हमारे संविधान की जो मूल भावना है उस पर काम करेंगे, तभी हमारे तीनों जो शासन की विधाएं हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये अपना काम स्वतंत्र रूप से और स्वच्छता से ईमानदारी से कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो कहीं से भी एक भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के बारे में, अर्थात जो जहां जहां गलत काम हो रहे हैं उन गलत कामों के बारे में हमारे जो न्याय का, जहां पर विधान बनाने का जो मंच है, संसद है, उस संसद में कोई प्रश्न उठाने का भी, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो जरूरत नहीं करता है कोई भी व्यक्ति। तो मेरी तो केवल
एक ही पूरे समाज से अपील है कि हमारी सबसे पहले दलगत व्यवस्था खत्म। मेरी बात पूरी हुई, आगे और लोग अपने विषय को विस्तार देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। हाँ, सभी को प्रणाम। जी बताइए। भैया, मैं ये जो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तत्व रखना चाहते हैं, तो हम सबों का है ना उसमें रोल? जैसे मुनि जी का, हम सब जो, हम लोग का सोच जो है, मैं जानना चाहता हूँ ये हम लोग सब का सोच है कि सिर्फ मुनि जी का सोच है? और दूसरा बात कि मुझे तो ये जो 5 तत्व जो है वो बहुत ही सटीक समझ में आता है। जैसे सत्ता का अकेंद्रीकरण, धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण, तो सत्ता मतलब शक्ति, शक्ति धीरे धीरे सरकार के अधीन होती जा रही है। आम इंसान के पास तो शक्ति रह नहीं रही है, तो इसका अकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में समस्या, ये बात भी आता है कि आज जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक सांसद लोग जितना निर्णय ले रहे हैं, क्या सत्ता का अकेंद्रीकरण, नहीं, शक्ति का, सत्ता का अकेंद्रीकरण होने से क्या इतना निर्णय ले पाएंगे? थोड़ा सा ऐसे डाउट होता है कि क्योंकि आज सारा निर्णय इन लोग ले रहे हैं, तो सत्ता का केंद्रीयकरण है तभी तो ले रहे हैं। अकेंद्रीकरण होना चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दूसरा है अपराध नियंत्रण की गारंटी। अपराध पर तो नियंत्रण लगना चाहिए, जैसे अभी योगी सरकार जो नियंत्रण लगा रहे हैं, ऐसा नियंत्रण लगना चाहिए और शांति राज्य में स्थापित होनी चाहिए। श्रम सम्मान में वृद्धि, जो श्रम करे उसको महत्व मिलना चाहिए। आज के समय में जो चालबाजी कर रहा है, जो 3-5 कर रहा है, जो 3-5 करके बहुत दौलत इकट्ठा कर रहा है, उसके इशारे पर ही कार्यपालिका के लोग, न्यायपालिका के भी कुछ लोग चल रहे हैं। ये तो होना चाहिए कि श्रम का सम्मान मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के मैं पूरे पूरे पक्ष में हूँ। ये फिर भी मेरे दिमाग में आता है कि समान नागरिक संहिता से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चालू लोग हैं, क्योंकि तर्क शक्ति भी उन्हीं के पास ज्यादा रहती है और परसेंटेज भी, नंबर भी वही ज्यादा लाते हैं। जो शरीफ होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो तो अपने काम में आज लगे रहते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं हो कि समान नागरिक संहिता से दूर का चालू लोग ही महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाए। ऐसे मेरे दिमाग में भी कई तरह के विचार आते हैं। बस मैं इतना कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों की कुछ दिनों से चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा स्तर जा रहा है, तो सबकी सहभागिता बनी हुई है। बाकी सब साथियों के विचार आएंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी। चलिए भाई, और बताइए कोई कुछ। ज्ञानेंद्र जी को के लिए तो ठीक है विषय। हेलो। जी हाँ बताइए श्रीकांत बताइए। जी। देखिए, हमको राजेश प्रजापति जी अच्छे लगते हैं, एकदम बड़ा इनोसेंटली बोलते हैं। वो इस व्याख्यान में मैं पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन उनकी वो केंद्रीकरण भी चाहते हैं, विकेंद्रीकरण भी चाहते हैं।
अकेंद्रीकरण भी चाहते हैं और सेंट्रलाइजेशन भी चाहते हैं। मतलब उनकी जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, वो ये है कि जो भी जैसे डिसिप्लिन चाहिए, मुनि जैसा अकेंद्रीकरण चाहिए। तो ये है कि ये कहीं बात ठहर नहीं पाती है, रुकती नहीं है। वो दोनों ओर सिर्फ जिज्ञासा ही आती है। जिज्ञासा है तो केंद्रीकरण के पास ठीक है, सारे सॉल्यूशन उसके पास है। सेंट्रलाइजेशन के पास सॉल्यूशन नहीं है, डिसिप्लिन है। तो अब अगर डिसिप्लिन भी केंद्रीकरण के पास आ जाए, विकेंद्रित सत्ता के पास आ जाए, डिसिप्लिन भी पहले था, अब नहीं है। अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, कांग्रेस ने उसको लागू रखा। इस सरकार से भी कोनो उम्मीद नहीं है। आप लोग गलतफहमी में अभी प्रशांत किशोर बहुत ही हंगामा हंगामा बिहार में करे हुए हैं कि वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिए हैं कि तुम्हारा देख लो, तुम्हारा अध्यक्ष जो है वो पार्टी का वो किडनैपर है, मर्डरर है, इंस्टीट्यूशन को किडनैप करके रखा है। तुम्हारा नेता विपक्ष है, नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो क्या है देख लो, वो फर्जी आदमी है, 420 आदमी है। तो मतलब वो कर रहे हैं कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस बीजेपी से भी अकेंद्रीकरण के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो ये है कि तब फिर अकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण राजेश प्रजापति जी मेरे को उद्वेलित किए। मेरे को लगा कि इन पर मेरे को कुछ बोलना चाहिए। इनोसेंटली ये बोल रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, इसमें लाग लपेट नहीं था। तो इसके लिए रास्ते तय करने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि डायलॉग पर्याप्त नहीं है किसी सॉल्यूशन तक जाने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि रास्ते चलने पड़ते हैं। और सब बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई। मैं एक लाइन बीच में आपको बता दूं कि मैंने परसों कहा था कि नेताजी जो बोलना चाहती हैं वो हम सोमवार को उनको टाइम देंगे, पर जब भी उनको बोलना हो किसी विषय पर, इस आज के विषय को छोड़कर भी जब भी बोलना होगा तो हम उनको पर्याप्त समय देंगे आज, क्योंकि हम उनको शनिवार को रोके थे। शनिवार को 10 बज गया था, कोई उपाय नहीं था हम लोगों के पास। ये मैं बीच में बता दिया। बताइए। बाबा नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, बताइए। हेलो। हाँ प्रणाम बाबा। जी बताइए। हो गया। क्या पता बोल गीता जी, रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
बोलो। अच्छा, मैं बोलूँ क्या? जी बताइए। जी, मैं उस दिन बोल रही थी, सामाजिकता पे कोई बात चल रही थी, आपका कोई प्रसंग था। तो मैं तो इस चीज को कई सालों से नोटिस कर रही हूँ, समाज में हर कोई फिर रुक गई आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत चलिए तब तक हम लोग पवनजय जी की बात सुने। जी गीता पवन जी जय को जी फिर बताइए बाद आप। में टाइम मिलेगा। बताइए पवनजय जी। हाँ बाबा। नमस्कार भाई, भारतीय बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तत्व रखना चाहते हैं आप। सत्ता का केंद्रीयकरण, बिल्कुल रखा जाना ही चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण रहे तो ठीक है। सत्ता का सत्ताधीश का स्वभाव होता है कि वह केंद्रीकरण कर ही लेता है। इतना सब केंद्रीकरण होने के बाद भी जो है, आज भी सत्ताधीश भूखा है। और जो छोटे मोटे संस्थान हैं उनको नालायक बताकर खत्म कर देना चाहता है। अपराध नियंत्रण की गारंटी, अपराध नियंत्रण की गारंटी अगर जो है संविधान में लिख उठे, संविधान ले ले, तो बहुत अच्छी बात है। और संविधान से अपराध नियंत्रण रुक जाए और अच्छी बात है। लेकिन अपराध जो समाज में होता है और समाज इसको रोक सकता है, सत्ता इसको रोक पाएगी नहीं। सत्ता तो बाहरी शक्तियों से हमें बचा ले जाए, विदेशी और न्याय संस्थाएं संभाल ले जाए सत्ता, तो पर्याप्त है। उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता है। आर्थिक असमानता में निश्चित कमी, आर्थिक असमानता नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है, धन जो कमाते हैं वो भी एक प्रकार के सत्ताधीश होते हैं, वो भी और की लगे रहते हैं, तो आर्थिक असमानता हो ही जाती है। इसको भी आप संवैधानिक रूप के अगर कुछ कर ले जाइए तो और अच्छी बात है। श्रम सम्मान में वृद्धि, हाँ ऐसा नेहरू जी ने भी सोचा था कि श्रम सम्मान में वृद्धि हो जाए, क्योंकि श्रम सम्मान के जरिए ही धन कमाया जा सकता था। गुड्स जापान बेच रहा था, जर्मन बेच रहा था, चाइना बेच रहा था, हथियार और तेल अमेरिका और रूस बेच रहे थे, तो तीसरे किसी की और जरूरत थी नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने श्रम को महत्व दिया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाए। और हम पूरी दुनिया पे अपने श्रम शक्ति के दम पे काबिज हुए हैं। लेकिन जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते, उन्हें क्या, जिसको भी नहीं पसंद करते उसका भी नाम सम्मान से नहीं लेते हैं। जिसको नहीं पसंद करते हैं उसका नाम सम्मान से लोग नहीं लेते हैं, जबकि लेना चाहिए। नहीं पसंद करते हैं तब भी लेना चाहिए। श्रम सम्मान में वृद्धि, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, शासन का कानून नहीं होता है। ठीक बात है। खिचड़ी में हल्दी पड़ती है, हल्दी में खिचड़ी नहीं पड़ती। भारत के वर्तमान संविधान पर विचार करें तो उसकी उद्देशिका में ही अवसर के समानता शब्द लिखकर भूल कर दी गई।
अवसर की स्वतंत्रता शब्द होना चाहिए था। ठीक है, शब्द परिवर्तन कर दीजिए तो शायद जो है अवसर मिल जाए। आपका ये जितने भी हैं सभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और आप कर ले जाएं अपने जीवन में तो और अच्छा होगा। धन्यवाद बाबा जी। आपके इस दीवा स्वप्न को हम हकीकत होते देखना चाहेंगे। जी, बाकी के साथी बताएं। मैं बोल देती हूँ भैया, अभी थोड़ा नेटवर्क है। जी बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आज मतलब आदमी का ऐसा जो व्यवहार है वो ऐसा हो गया है कि उसको ये नहीं पता है कि कहाँ पे उसको फॉर्मल व्यवहार करना है और कहाँ पे इनफॉर्मल व्यवहार करना है, जो सामाजिक व्यवहार उसको कहाँ करना है और व्यक्तिगत व्यवहार उसको कहाँ करना है। इस सब का एक जो एक वो था, एक सीमा थी, वो आदमी भूल चुका है। आदमी कुछ भी गलत काम करता है तो सीधा बोलता है कि तुमको क्या मतलब है। जबकि सामाजिकता जो है व्यक्ति के, समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सामाजिकता बहुत बड़ी शक्ति है। समाज समाज में ही हमको सोशल सिक्योरिटी समाज में ही मिलती है, जिस समाज को हम कुछ भी गलत काम करने से पहले अनदेखा कर देते हैं। मतलब हमें कोई सही काम करना है, जरूरत सही काम होने की है, हम केवल इसलिए नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो काम कितना जरूरी है करना या नहीं है, उसको हम नहीं सोचते हैं। आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, लोग सामाजिक जिम्मेदारी लेने से इतना डरने लगा है आज का आदमी। जबकि हम ये देख सकते हैं, पीछे पास्ट में जाके यदि देखें कि हमारे समाज में या किसी भी भारतीय समाज में या विदेशी और अन्य देशों के समाज में, जब जब समाज, आवाज आ रही है भैया? जी हेलो। आ रही है आवाज। जी। जब जब समाजों में उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, समाजों में मतलब नैतिकता में वृद्धि हुई है या कुछ भी अच्छा वातावरण बना है, तो सामाजिकता जब लोगों ने निभाई है, तब तब उस समाज की उन्नति और प्रगति हुई है, सामाजिक चेतना जागृत हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं। आज सामाजिकता नाम की चीज समाज से विलुप्त हो रही है। आज कुछ भी गलत काम करता है आदमी, तुम्हें क्या मतलब है। मैं कुछ भी अश्लीलता कुछ भी पहन लूं, कहीं भी कोई भी गलत व्यवहार करूं, कोई मतलब नहीं है। दूसरा कहता तुमको मतलब क्या है, किसी को कोई जरूरत है, कोई परेशान है, नहीं, दूसरा क्या कहेगा, हम ये क्यों करें, हम अच्छे कपड़े क्यों पहने, हम मर्यादित कपड़े क्यों पहने, क्योंकि समाज को पसंद नहीं, समाज कहेगा कि हम अच्छे नहीं लग रहे। तो ये व्यक्ति को पता नहीं है कि इस चीज का वो बैलेंस बनाना भूल गया है। ये कह रही थी मैं उस दिन। जितने भी हमारे देश में समाज सुधारक हुए, चाहे बाल विवाह रोका गया हो, सती प्रथा रोका गया हो, या अन्य अज्ञानता के लिए लोग हमारे महापुरुष खड़े हुए हो, स्वतंत्रता संग्राम के लिए भगत सिंह को क्या था, सामाजिकता तो थी कि भाई मेरे समाज की स्थिति ऐसी हो रही है। सामाजिकता के कारण तो उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिसका रिजल्ट आज हम सब जो है ले रहे हैं, जिसका आनंद, जिसकी आजादी को आज हम सब लोग आराम से जी रहे हैं। तो ये सामाजिक चीजें ही थी। महात्मा बुद्ध समाज के लिए ही तो निकले थे, गुरु नानक देव जी समाज के लिए ही तो निकले थे। लेकिन आज ये चीज लुप्त हो रही है और समाज टूट गया है। तब समाज हमारा मजबूत था, तब समाज में हमारे में सहयोग था। आपस में सहयोग जब तक नहीं होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति त्याग नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के प्रति हम पे विश्वास नहीं होगा, तब तक समाज उन्नति नहीं कर सकता कोई भी। बस यही बोल रही थी मैं उस दिन। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं।
बताइए और कोई मोहन बाबू को कोई बात? बस 1 सेकंड की बात है, मैं कुछ रख दूं, थोड़ी सी ही जी बात है। बताइए। एक बात ये हो रही है कि हम अकेंद्रीकरण चाहते हैं, केंद्रीकरण हो जाता है, कई बार वर्चस्व की इच्छा रहती है, कई बार व्यवस्था बनाने की इच्छा रहती है। एक सामान्य व्यक्ति, व्यवस्था के अंतर्गत जी रहा व्यक्ति, व्यवस्था के सुविधा, व्यवस्था के सुख, या यह कह लीजिए कि व्यवस्था की जो समृद्धि होती है उससे आकर्षित हो जाता है, व्यवस्था में हस्तक्षेप की उम्मीद चाहता है, करने लगता है, या यह कर लीजिए व्यवस्था पर कब्जे का प्रयास करने का प्रयास करता है, या यह कह लीजिए कि व्यवस्था कई बार व्यक्तियों के मौलिक स्वभाव को भी नियंत्रित करने का प्रयास करने लगती है। यह सब व्यवस्था के ही अंतर्गत आने वाली समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से हम सब चिंतन करते हैं, उसका कोई ना कोई समाधान सोचना चाहते हैं, उससे कुछ ना कुछ निकलना चाहते हैं। एक बात खड़ी होती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब संविधान निर्माण की बात होगी, मैं बिल्कुल इसको एक स्वस्थ मस्तिष्क से समझने का जब भी प्रयास करता हूं, और मैंने कितनी बार कोशिश की है कि हम अपने परिवार के बीच या अपने मित्रों के बीच या फिर कार्य क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यवस्था बन जाए जिससे कि सब लोग अपना काम अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी प्रतिस्पर्धा के, सामाजिक प्रतिस्पर्धाओं को देखते हुए अपना बेस्ट दे सके। तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मुझे लगता है कि जन कल्याणकारी अवधारणा को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। आप कौन होते हैं कि किसी के कल्याण की भावना रखने वाले? हम खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। आपको जो व्यवस्था दी गई है आप वह व्यवस्था करें। सबसे बड़ी समस्या वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि हम सबका कल्याण करेंगे, हम गार्जियन हैं, हम दूसरों के बाप बनने का प्रयास, ये व्यवस्था के अंतर्गत है ही है। और इससे निकलने के लिए क्या करना होगा ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये क्यों होता जा रहा है? ये बात केंद्रीयकरण कह लीजिए, अकेंद्रीयकरण कह लीजिए, ना तो व्यवस्था केंद्रित होती है, ना तो व्यवस्था अकेंद्रित होती है। व्यवस्था को व्यवस्था की तरीके रहना चाहिए। वह वर्चस्व अथवा किसी को अनावश्यक रूप से काम दे करके कब्जे जमाने की कोशिश से जिस दिन बाहर आ गए उस दिन अपने आप एक सुंदर व्यवस्था बन जाएगी। ये मैं एक बात इसमें अपनी जोड़ना चाह रहा था। ठीक भाई साहब। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए और किसी को कुछ? बाबा जी, आप अपनी बात आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आचार्य जी। बाबा को रख लेने, चलिए बाबा को रखो। आचार्य जी आप रख दीजिए, फिर बाबा जी रख देंगे। मेरा कुछ प्रश्न भी है तो वो भी हम साथ में ही ले लेंगे एक साथ ना। चलिए ठीक है। हम ही अगर रख देते हैं पहले। जी बाबा जी, आप रखेंगे इससे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रख दे रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ रहा था तो उसमें एक वर्ड आया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ वर्शिप शब्द आया है, बिलीफ आया है, फेथ आया है, एक्सप्रेशन आया है। लेकिन ये भारत के संविधान के देखें तो किस भाग के अंतर्गत जो है
वो हम लोगों को पंथ निरपेक्ष या सेकुलर शब्द कहाँ पर आया है? क्योंकि त्रेम्बुल में तो कहीं भी जो है सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये सेकुलर शब्द जो है जी ये प्रियम्बुल में नहीं था, वर्तमान में तो है। जी बाबा जी। तो ये जो आप कह रहे हैं जी जी। तो वर्तमान समय में प्रियम्बुल में है। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद शायद जोड़ा गया है। हाँ, जी लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रियम्बुल में है भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है उसमें, पंथ निरपेक्षता है। जबकि सब लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, लेकिन है नहीं। अगर ये दोनों शब्द मान लीजिए हैं, तो अभी कौन सा उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? जो वो जब शब्द नहीं थे तब कौन सा लाभ हो रहा था और बाद में क्या नुकसान हो गया, ये बात भी समझनी पड़ेगी। जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि न पहले कोई फर्क पड़ रहा था इन दोनों शब्दों से, और न जोड़ने के बाद कोई फर्क पड़ रहा है। क्या रहने दीजिए, क्या उससे अभी बिगड़ रहा है ये। चलिए, जो आज का विषय है आपके पास, तो आज के विषय पर मैं आपको अभी बताऊं कि एक तो प्रश्न राजेश जी ने किया है, उस प्रश्न को पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। राजेश जी ने एक प्रश्न ये किया है कि आपने जो लिखा है यह आपका अपना विचार है कि ये सामूहिक विचार है? कि मेरा अपना विचार उस समय भी और आज भी, मेरा अपना विचार ये है कि अपराध नियंत्रण की गारंटी को सबसे पहले होना चाहिए था। क्यों क्यों होना चाहिए था? क्योंकि अपराध नियंत्रण ये राज्य का दायित्व होता है। बाकी जो चार कार्य हैं, लोक स्वराज्य, आर्थिक असमानता, श्रम शोषण, कॉमन सिविल कोड, ये चार राज्य के दायित्व नहीं है, बल्कि ये चारों राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण ये चारों समस्याएं पैदा हुई है। भाई, एक बात आप सोचिए कि लोक स्वराज्य, लोक स्वराज्य क्यों चाहिए हमको? जब राज्य ने हमारे लोक स्वराज्य को छीन लिया, हमारी समाज की आंतरिक व्यवस्था में राज्य ने अनावश्यक हस्तक्षेप करके समाज को अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बना दिया और सारा पावर अपने पास रख लिया। जब राज्य ने गलत किया है तब लोक स्वराज्य की जरूरत पड़ रही है हम लोगों को मांगने की, नहीं तो लोक स्वराज्य की तो कोई जरूरत हमको नहीं थी। लोक स्वराज तो उनको वैसे ही दे देना चाहिए था यार।
लोक स्वराज्य दिया नहीं जाता है। सच बात यह है कि लोक स्वराज्य तो हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन जब आप हमारा लोक स्वराज्य छीन लेते हैं तब हमारे सामने एक समस्या पैदा होती है कि हम लोक स्वराज्य को अपनी 5 मांगों में शामिल करें। अब चूंकि लोक स्वराज्य बहुत ज्यादा मतलब दबा दिया गया था सरकार के द्वारा, पूरी सामाजिक व्यवस्था को गुलाम बना लिया गया, तब ये सोचा गया कि लोक स्वराज्य को सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन वास्तविक स्थिति में लोक स्वराज्य अपराध नियंत्रण के बाद ही होना चाहिए था। तो जो राजेश जी ने प्रश्न किया तो वो मैं क्लियर कर दूं कि मैं तो लोक स्वराज्य को दूसरे नंबर में रखने का पक्षधर था, लेकिन हमारे जब सारे साथियों ने यह बात तय कर दी कि लोक स्वराज्य सबसे पहले होना चाहिए था। लोक स्वराज्य का मतलब क्या है? लोक स्वराज्य का मतलब है समाज सर्वोच्च और राज्य समाज का मैनेजर। जहां आपने समाज को सर्वोच्च मानना शुरू कर दिया और अपने को मैनेजर मानना शुरू किया तो लोक स्वराज्य अपने आप आ गया। वर्तमान में राज्य अपने को सर्वोच्च कह रहा है और समाज के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दे रहा है। समाज नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए जब समाज को गुलाम बना लिया गया तब तो लोक स्वराज्य की जरूरत महसूस हुई। तो मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा था कि वास्तव में यह लोक स्वराज्य को सबसे ऊपर रखने की जो भूमिका बनी है, यह सब लोगों के कहने के कारण ये 15 दिन रामानुजगंज में बैठे तो हम लोग 10-10 दिन कई बार वहां, लेकिन 15 दिनों तक एक साथ बैठ करके 99 में ये तय हुआ कि लोक स्वराज्य को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया। प्रश्न नीताजी ने भी किया है। तो नीताजी ने ये कहा है कि सामाजिकता लगातार कमजोर होती जा रही है, टूटती जा रही है। सब बात सही है कि सामाजिकता टूट रही है, कमजोर हो रही है लगातार। एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह सब होते हुए सामाजिकता कमजोर क्यों हो रही है और समाधान क्या है और कौन करेगा? 3 प्रश्न खड़े होते हैं यहां पर। ये सामाजिकता क्यों टूटी, समाधान क्या है और कौन करेगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? तो हम और नेताजी और आप ही मिलकर के इसका उत्तर खोज सकते हैं, और तो कोई अपने बीच में ऐसा है नहीं जो इसका उत्तर दे सके। तो इसका उत्तर हम लोग खोज रहे हैं, खोज ही नहीं रहे हैं, खोज करके इसके उत्तर पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तीनों बातों पर कि ये समाज व्यवस्था क्यों टूट रही है, क्यों टूटी, इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है और कौन करेगा। तीनों काम हम लोग कर रहे हैं। अब इन तीनों कार्यों में जैसा नीताजी का कहना है, वो बात आप चाहे 1 घंटा में कहिए चाहे दिन भर कहिए, समाज व्यवस्था टूट रही है, कमजोर हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है,
सब बात सही है, सब सही होते हुए भी इन 3 प्रश्नों पर तो उत्तर हम ही लोगों को खोजना पड़ेगा। ये मैंने दूसरी बात आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊं विषय पर कि समान नागरिक संहिता जो 5वां विषय है, ये समान नागरिक संहिता उस समय शामिल की गई थी जब हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे। वर्तमान समय में उस समय हम समान नागरिक संहिता और नागरिक संहिता समान, इन दोनों का अंतर नहीं समझते थे, जो अभी पिछले 2-4 वर्षों से समझ में आया। इस समय देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। इस समय समाज को या देश को, जो भी आप कहिए, इस समय जरूरत है नागरिक संहिता समान की। इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है कि सरकार को कोई नागरिक संहिता नहीं बनानी चाहिए। आप कौन होते हैं नागरिक संहिता बनाने वाले? नागरिक संहिता तो समाज बनाएगा। ये तो सरकार का तो काम ही नहीं है कि सरकार नागरिक संहिता बनावे। तो नागरिक संहिता, फिर समान नागरिक संहिता शब्द हम लोगों ने क्यों रखा? इसलिए रखा कि सरकार ने नागरिक संहिता बनाकर समानता को समाप्त कर दिया। जो नागरिक संहिता सरकार को जो बनानी थी, बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर बनाई भी नागरिक संहिता, यदि बनाई तो उसको असमान नहीं बनाना चाहिए था। संविधान में तो आपने लिखा है जी, सब जगह लिखा है कि धर्म जाति कोई भेद नहीं किया जाएगा, लिंग भेद नहीं किया जाएगा। सब कुछ लिखने के बाद परंतु, और परंतु के बाद सारा भेद किया जाएगा। क्या जरूरत थी ये करने की फिर आपको? क्योंकि आप कहीं ना कहीं वर्ग विद्वेष बढ़ाना चाहते थे। वर्ग विद्वेष बढ़ाने के लिए आपने परंतु लिख करके कर दिया। अन्यथा जो परंतु लिखा जाता है उससे केवल अपवाद के लिए लिखा जाता है, और आपने तो परंतु लिख करके वो सब उसका मूल स्वरूप ही बिगाड़ दिया। इसलिए अब हम लोग ये मांग करते हैं कि आप नागरिक संहिता को समान कर दीजिए, उसको किसी तरह से असमान मत रखिए जो अभी तक है। ये आर्थिक असमानता जो है, ये आर्थिक असमानता कहाँ से पैदा हुई? आर्थिक असमानता वास्तव में इसका कारण, मुख्य कारण है कि आपने पूंजीपतियों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सारे साधन उपलब्ध कराए। हमारे उसमें जो है, हम लोग का कहना यह है कि सरकार को इसमें क्यों, सरकार सब कुछ स्वतंत्र छोड़ देना पूंजीपतियों के लिए भी। अगर वो पूंजीपतियों और मजदूरों को स्वतंत्र छोड़ दे तो आर्थिक असमानता कम हो जाएगी। लेकिन सरकार ने किया क्या? गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादक, ये जो चारों काम है, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादक,
इन चारों के उत्पादन और उपभोग पर आपने टैक्स लगा दिया और कृत्रिम ऊर्जा को आपने सब्सिडी दे दी। परिणाम क्या हुआ कि जो जितनी ज्यादा कृत्रिम ऊर्जा का उपभोग करता है उत्पादन में और उपभोग में दोनों जगह, उसको लाभ हो रहा है। तो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, क्योंकि आप इधर से टैक्स ले रहे हैं। भाई दो वर्ग हुए ना, एक श्रमिक वर्ग, एक बुद्धिजीवी वर्ग। तो श्रमिक वर्ग से आप टैक्स वसूल कर रहे हैं और बुद्धिजीवियों को शिक्षा में आप सब्सिडी दे रहे हैं और साथ में आप पूंजीपतियों को भी कृत्रिम ऊर्जा में सब्सिडी दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आर्थिक असमानता बढ़ेगी। छोड़ दीजिए सब। इसी तरह श्रम शोषण भी बढ़ने का यही कारण है कि आप इन लोगों से टैक्स ले रहे हैं और उनको आप छूट दे रहे हैं। श्रम शोषण के मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। एक श्रम शोषण का सिद्धांत है पुराने जमाने में जो अपनी जो वर्ण व्यवस्था थी, जन्म अनुसार वर्ण व्यवस्था, यह श्रम शोषण का सिद्धांत है। मतलब क्या है वो? वह है कि जन्म के अनुसार आरक्षण जो स्वतंत्रता के पहले था, तो जन्म से ही उसको आरक्षण मिल गया। आरक्षण का लाभ पा करके उसने सारा लाभ उठाया, श्रम का शोषण किया। यही तो है हम लोगों की व्यवस्था। उसको आप चाहे मनुवादी कहिए, चाहे जो भी कहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो श्रम शोषण का एक सिद्धांत था आरक्षण, जन्म अनुसार आरक्षण। अब स्वतंत्रता के बाद उस आरक्षण को तो समाप्त किया गया, अब फिर एक नया आरक्षण शुरू हो गया। चलिए, ये भी हो गया, जो भी हो गया। तो अब नया क्या हुआ? श्रम शोषण का सिद्धांत। हमारे भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी, वह वास्तव में श्रम शोषण का सिद्धांत थी, क्योंकि आरक्षण था वो। तो पश्चिम में क्या था श्रम शोषण का सिद्धांत? पश्चिम में थी कृत्रिम ऊर्जा। तो हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्मना जाति व्यवस्था या जन्मना वर्ण व्यवस्था को तो संविधान ने अस्वीकार किया, अब कृत्रिम ऊर्जा का सिद्धांत लागू कर दिया। आपको एक बात ये जानकारी हम दे दें कि सन 47 से लेकर अब तक कुल मिलाकर के 75 वर्ष करीब हो गए, 75-80 जो भी कहिए। कुल 75 वर्षों में डीजल, पेट्रोल, बिजली कुल मिलाकर सस्ता हुआ है। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय डीजल पेट्रोल का मूल्य था 75 पैसा प्रति लीटर। उस समय था 75 पैसा प्रति लीटर। आज मुद्रास्फीति को जोड़ने के बाद उसको होना चाहिए था 150 रुपया। मुद्रास्फीति को जोड़ने के बाद। लेकिन आप आम लोगों के जीवन स्तर से और कहीं आपने तुलना कर दिया है, तब उसको होना चाहिए 300 रुपया।
क्योंकि आम लोगों का, आम माने गरीबों का जीवन स्तर 2 गुना 2.5 गुना बढ़ा है स्वतंत्रता के बाद। बुद्धिजीवियों का 8 गुना बढ़ गया, पूंजीपतियों का 50 गुना 60 गुना बढ़ गया। तो कौन, सारा डीजल पेट्रोल का 33% पूंजीपति, कुल आबादी के अगर 1/3 आप माने, 1/3 लोग 2/3 डीजल पेट्रोल उपयोग करते हैं। 1/3 जो बीच वाले हैं, 33% मध्यम क्लास, वो 30-32% उपयोग करता होगा, 33 करता होगा पानी में, बीच वाले। ऊपर वाले 66 करते हैं और नीचे वाले 33%, 2%, 4% बस। तो गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों के, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, अनाज पैदा करते हैं हाथ से, पानी पटाते हैं हाथ से, इनके उत्पादन पर तो आप टैक्स लगा रहे हैं और डीजल पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं। और साथ में क्या कहते हैं, ये गरीब भी तो डीजल पेट्रोल का उपयोग करता है। ये भी एक ब्लेम भी है, जबकि गरीब आदमी डीजल पेट्रोल का खूब करता होगा। 33% आदमी तो 5 नहीं तो 5 तो होगा ही नहीं। 5% उपयोग करता है तो उसको कहते हैं कि गरीब आदमी डीजल पेट्रोल उपयोग करता है, बिजली उपयोग करता है गरीब आदमी। और जो 70% पूंजीपति उपयोग करते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगाता है। अब वो सोचिए, सरकार कहती है कि भाई हम तो पोस्ट कार्ड 8 आना में दे रहे हैं। क्यों भाई दे रहे हैं? क्योंकि पोस्ट कार्ड तो गरीब आदमी उपयोग करता है, तो पोस्ट कार्ड आप 8 आना में देंगे। अब गरीब आदमी साल में कै ठो पोस्ट कार्ड उपयोग करता है? साल में एक। हमको नहीं लगता है कि एक भी करता है। और अकेले हम लोग हैं कि हम लोग साल में 2-4 हजार 5 हजार पोस्ट कार्ड उपयोग कर देते हैं। ये तो हम बहुत कम आपको बता रहे हैं। पोस्ट कार्ड गरीब का उपयोग करने का चीज हो गया, और बिजली अमीर के उपयोग करने का चीज है, जिसको कहा जाता है कि गरीब उपयोग कर रहा है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो इसलिए श्रम शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ी है। अब मैंने आपको ये कहा है कि अपराध नियंत्रण राज्य का दायित्व है, और राज्य क्या जो सूची है काम करने की, अभी ज्ञानंद जी ने बताया उस बात को, कि राज्य ने तो सारा जिम्मेदारी ले लिया जन कल्याण का। जन कल्याण राज्य का दायित्व हो गया, और अपराध नियंत्रण स्वैच्छिक कर्तव्य हो गया। एक बात आप और सोचिए कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, और आज के कोटेशन में भी होगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, बहुत अच्छी बात है। राज्य ने स्वतंत्रता दी कैसे? तो राज्य ने स्वतंत्रता का वह अर्थ स्वीकार किया जो पश्चिम का है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ उसका हुआ? कि सारे अपराधी, जितने भारत में क्रिमिनल हैं, वो खुलकर स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त है। और सारे जो अच्छे लोग हैं,
वो कानून से भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता नहीं है। आप ये सोचिए जरा सा, जो क्रिमिनल हैं, तो क्रिमिनल लोगों को तो इतनी स्वतंत्रता है अभी कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह कोई उनको, आज भारत का हर अपराधी कहीं भयभीत नहीं है, किसी कानून से नहीं है, और हर शरीफ आदमी कानून से भयभीत है। अब इसका आपको अगर प्रमाण चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि जितने ये जो अभी लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, सरकार नहीं, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट करके किसी से 10 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 2 करोड़, किसी से 5 करोड़, ये डिजिटल अरेस्ट जिनको किया जा रहा है उनमें एक भी अपराधी नहीं है। किसी अपराधी को डिजिटल अरेस्ट करके पैसा वो लोग वसूल नहीं कर रहे हैं। किन लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं? जो लोग वास्तव में तो अपराधी नहीं है, लेकिन कानून की दृष्टि में अपराधी हो गए वो, क्योंकि गैर कानूनी कार्य करते हैं। गांजा हो गया, गांजा, भांग, फलाना ढिकाना, जो भी, चलिए खैर, ये मैं आपको मोटी मोटी बात आपको मैं बताया आज के विषय पर। तो और कोई बात अब आप लोग बताइएगा तो और चर्चा कर लेंगे। अब आप जो लोग हैं वो सब बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने कई ठो विवादास्पद बातें भी आपको बताई हैं। ठीक है? मावा जी, मैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं जानता। क्या चीज? डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैं नहीं जानता। डिजिटल अरेस्ट तो आप रोजे अखबार में पढ़ते होंगे, और डिजिटल अरेस्ट का मैं भी आपको बता दूं अपना भी। मेरे पास फोन आया, मैं पुलिस का आईजी बोल रहा हूँ, ड्रेस भी पूरा पुलिस के आईजी का था, और उसने ये पूछा कि आपका लड़का कहाँ पढ़ता है। मैं कहा कि नहीं, मेरे लड़के तो बड़े बड़े हैं सब। अच्छा, ठीक है, रख दिया उसने। बस इतनी बात हुई, मेरे पास नंबर भी नोट है, मैंने संजय को बताया भी था, तो तुरंत इस नंबर से फोन आया है। फिर मैंने अपने लड़के को फोन किया कि ऐसा ऐसा अभी फोन आया था इस नंबर से, कहे बापू ये तो यही है डिजिटल अरेस्ट। तो बोला कि जो आपके पास फोन आया है 4-5 दिन पहले अनिल की औरत के पास भी आया था, मतलब हमारी बहू जो है उसके पास भी ये फोन आया था। चलिए हम लोग तो बच गए। यही है डिजिटल अरेस्ट। मतलब वो लोग 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कहीं कहीं 15-15 दिन गिरफ्तार करके रखते हैं। आपको कहीं जाने आने नहीं देंगे, मोबाइल से केवल, बाकी कुछ नहीं। बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो और भी आपको कोई भी बता देगा डिजिटल अरेस्ट का। तो हेलो हाँ, बताइए नीता जी। बाबा जी, ये जो एक इसमें एक बिंदु है, शक्ति का केंद्रीयकरण। तो शक्ति सत्ता के हाथ में ना रहे, मतलब उसी को सब इकट्ठा ना हो जाए, मतलब अकेंद्रीकरण उचित है क्या? हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा कई बार जी मैं ऐसा हो आपको सकता बता है, दूं। मान लीजिए अच्छा, जी
मैं आपको बता दूं कि अकेंद्रीकरण अलग होता है, विकेंद्रीकरण अलग होता है। हम्म। अकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में फर्क होता है। विकेंद्रीकरण उसको कहते हैं कि जब हमने सारा पावर सरकार को दिया और जी सरकार ने वो पावर ग्राम पंचायतों को दे दिया, ये हुआ विकेंद्रीकरण। अकेंद्रीकरण नहीं हुआ। अकेंद्रीकरण क्या होगा? सरकार ने वो जी पावर माने हमारे ही पास वापस कर दिया हमको। हम लोगों ने मिलकर वो पावर ग्राम हम पंचायत। लोग से मतलब जनता, हाँ हम बताइए। लोग से बाबा जी जनता, हम हाँ, लोग हम से मतलब माने जनता। जनता। हाँ, हम लोग माने लोग, जी 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 जनता, समाज। तो समाज ने मिलकर पावर जी दे दिया सरकार को और सरकार ने फिर वो पावर दिया ग्राम पंचायतों को। ये हुआ विकेंद्रीकरण। और हमने पावर दिया जी ग्राम पंचायत को, जी ये हुआ अकेंद्रीकरण। अब इसको और आपको समझा दें कि हम जो अपना पावर किसी को देते हैं वह हमारी अमानत होती है, जी उसका अधिकार नहीं होता है। जी उसको अधिकार शब्द जी जो बोलते हैं सरकार की ये अधिकार है, वो गलत है। सरकार का कोई अधिकार वास्तव में नहीं होता है। सरकार की शक्ति होती है, हम्म। पावर। राइट नहीं होता है सरकार के जी पास। हम जो पावर देते हैं, अपना अपना अधिकार हम सरकार को देते हैं, तो वह वहां जाकर पावर माने शक्ति बन जाता है और वो हमारी अमानत है। उसकी अपनी शक्ति नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जी वो लोग समझते हैं कि अब ये तो जनता ने, देखिए एक शब्द बहुत गंदा शब्द है, वो है मतदान। जी जी हम्म मतदान नहीं होना चाहिए। हमने कोई दान नहीं दिया है उनको। वो है शब्द हम्म। है मत संग्रह। मतदान नहीं होना चाहिए। मत संग्रह। क्योंकि दान अगर हमने दे दिया तो हमारा अधिकार पूरा समाप्त। तो हम तो उसको अमानत दे रहे हैं। अमानत और उधार, आवाज गई फिर से मेरे फोन इन दोनों का में। जी बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमानत, अमानत में अगर आपने गड़बड़ किया तो जी क्रिमिनल ऑफेंस होगा जी आपको, कानून के हम्म अनुसार। हम्म। तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और आपने किसी को उधार दे दिया और उसने नहीं लौटाया तो ये व्यावहारिक व्यवहार न्यायालय में जाएगा, सिविल। यह सिविल ऑफेंस होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। जी अब इन दोनों का अंतर बहुत बड़े क्लियर है वैसे तो, लेकिन समझ में नहीं आता है जल्दी लोगों को। हम्म। जो अमानत में खयानत है वो बहुत गंभीर अच्छा अपराध। बाबा जी, जो केंद्रीकरण, अगर ब्रजेश जी की बात सब मैं नहीं समझा हूँ, बताइएगा। बाबू जी उनकी आवाज कट गई है। अच्छा, मैं ये कह रही थी बाबा जी, अगर अकेंद्रीकरण हो आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। गया केंद्रीकरण। तो इसमें जो हमारा, नहीं, अगर अकेंद्रीकरण हो गया शक्ति का, तो इसमें जो हमारा सत्ताधीश प्रधानमंत्री होगा, क्या वो कमजोर नहीं पड़ जाएगा? कई नहीं बार हो नहीं, सकता है कि
नहीं, आपको ये बता दें कि उसको वो तो मजबूत हो जाएगा। जी एक बात आप ये सोचिए कि मैंने अपने प्रधानमंत्री को 15 ठो काम जिम्मा जी दे दिया, काम, पावर नहीं, वर्क, 15 जिम्मेदारियां दे दी, तो वो ओवरलोड हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा बेचारा। अब हमने हम्म 15 जिम्मेदारियां जो थी उनमें से 13 अपने पास रख ली, 2 अगर दी तो वो पूरा कर लेगा। इसलिए कभी भी किसी को भी ओवरलोड करना गलती होती है। जी आप ठीक सारी है। जिम्मेदारी अगर उसको दे देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा वो तो। जी ठीक है बाबा जी। बाबा जी, हम लोग मत संग्रह करते हैं कि मत देते हैं? हम लोग मत देते हैं, वो मत दान नहीं देते हैं हम लोग। हम तो एक प्रकार का चंदा देते हैं। और संग्रह करता कौन होता है? कौन संग्रह करता? हम्म। हाँ, संग्रह करता है राज्य भी। जो आदमी चुनाव लड़ता है वो मत संग्रह करता है। एक बात और आपको ये बता दें कि भारत में कानून के मुताबिक भारत के किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि वो कैसे लड़ सकता है? वो हमसे वोट कैसे मांग सकता है? कि फिर से मैं बता दूं आपको कि कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। सच्चाई ये है कि कानून के मुताबिक हम लोग किसी को चुनाव लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कानून के मुताबिक, और उस रिक्वेस्ट को वो अपनी सहमति देता है। वो हमसे सहमति ले नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को जाकर कहते हैं कि भाई हमारा ये सामान सोना चांदी है, तुम अमानत रख लो अपने पास, तब वो हमारा वो सब अमानत रखता है। यही है चुनाव प्रणाली की। चलिए और बताइए, सुनील देव जी कुछ कहना चाह रहे थे फिर। जी बाबा, अब समय हो रहा है, थोड़ा सा आपने बता दिया। अच्छा, और बताइए भाई कुछ प्रश्न। कई बातें आज उठी हैं, कुछ विषय से हट करके भी उठी हैं। किसी का कोई प्रश्न मैं है? जी मैं एक बताइए। बात मैं एक बात अभिमन्यु जी से क्लियर करना चाहता था। अभी अभी बाबा आपने कहा है कि हम जिनको दान देते हैं वो फिर उसका हो जाता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग तो मत जो देते हैं या संग्रह जिनको कह रहे हैं, तो अभी तो हम लोग संग्रह कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो उनको मत देते हैं तब तो शक्तिशाली हो जाते हैं, और शक्ति उनके हाथ में होता है। अब हम क्योंकि ये चाहते हुए गलत है। भी हम लोग चाहते हुए भी उनसे वो शक्ति वापस नहीं ले सकते हैं। तो अभी ठीक तो हम बात। लोग मत उनको दे रहे हैं। हाँ, ठीक बात है ये कि अभी जो है, ये भी अभी जो मतदान है ये संविधान सम्मत नहीं है, हाँ कानून वही भी बात मैं नहीं भी है। कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, अभी हम लोग मतदान कर रहे हैं।
मत संग्रह तब होगा कि जब हम उनसे अपना मत वापस मांग सकने का अधिकार मिल जाएगा। हाँ, वो वही वही मैं भी कह रहा हूँ कि वो राइट टू रिकॉल होना चाहिए हाँ कि हम अपनी चीज को कभी भी मांग सकते हैं। क्योंकि राइट टू रिकॉल हमको मिल जाएगा तब मत संग्रह बोलेंगे उसको। वो तो अभी तो एक मतदान ले बात रहे हैं वो हमसे। एक बात और बता दे कि दिया हुआ दान हाँ आप किसी से वापस नहीं मांग सकते। आपको कोई कोई राइट नहीं है कि आप उससे मांगे। दिया हुआ चंदा आप वापस भी मांग सकते हैं अगर खर्च नहीं हुआ है तो। दिया हुआ चंदा आप कभी भी वापस ले सकते हैं। दिए हुए चंदे का आप कभी भी हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि चंदा है वो आपकी अमानत है। इसलिए चंदा को कहा जाता है कलेक्शन, डोनेशन नहीं, कलेक्शन है वो। दान को कहा जाता है डोनेशन। ये मत जो है ये कलेक्शन है। अभी हम लोग जो करते हैं उसको तो हम लोग मतदान ही कहेंगे। हाँ, कहते ही है, रोजे कहते हैं यही। हाँ हाँ, तो एक गलत, हम लोगों को मतदान नहीं बल्कि मत संग्रह के पायदान पे इसको लाना पड़ेगा। इसीलिए 5 साल तक हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो जो हो गया। हाँ ठीक कर रहे हैं। काम दे दिए तो अब क्या उसका पूछे। और बाबा जी ये तो स्वेच्छा से दान थोड़े ना देते हैं, ये तो लेते हैं, किसी का मन ना हो तो भी ले लेते हैं। दान तो वैसे वो होता है ना, उसको लेने का अधिकार वापस नहीं होता जो स्वेच्छा से दिया जाता है। मैंने स्वेच्छा से खुशी से दान दिया, लेकिन लोगों की इच्छा ना हो वोट देने की तब भी ले लेते हैं ये तो। बताइए तो ब्रजेश जी का प्रश्न। बाबा जी उनका कहना है कि दान जो है वो स्वेच्छा से दिया जाता है, और जो ये हमसे लेते हैं ये स्वेच्छा से नहीं लेते हैं। तो ये लोग तो हमसे जो है मतलब एक तरह से कानून बना करके या नियम बना करके हमसे संग्रह करते हैं। हाँ ठीक तो है। तो दान जो होता है वो हम स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन एक बात और बता दें कि दान भी हम स्वेच्छा से देते हैं और भीख भी हम स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन भीख मांगी जाती है। दान और भीख दोनों का प्रभाव एक है। आप दान वापस नहीं मांग सकते, हिसाब नहीं मांग सकते हैं। भीख का भी आप हिसाब नहीं मांग सकते हैं। आप हिसाब मांग सकते हैं केवल चंदे का, बस। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ बाबा इस पे। हाँ, मतदान क्या है जो आप बोल रहे हो? एक सहमति तो है कि हम ये सहमति दे रहे हैं, उसमें कहाँ चंदा और कहाँ धन और कहाँ क्या आ रहा है कि नहीं हमको है मतलब भाई। दान दे रहे हैं या वस्तु दे रहे हैं हम उसमें? हम केवल हमारा सहमति दे रहे हैं। सहमति का आधार ये है कि हम आपको जो आपने हमारे सामने कुछ प्रस्तावना रखी है उसकी सहमति है हमारी, आप हमारी तरफ से आपके लिए। उसमें कोई वस्तु थोड़ी दे रहे हैं हम, गिरमी या दान सो हमने दे दी साहब आपके लिए। नहीं, प्रस्ताव वो उम्मीदवार नहीं रखता है। उम्मीदवार कोई प्रस्ताव रख के दस्तखत करके गलत हो जाएगा। सहमति रखता है हमारे सामने। सहमति का मतलब सहमति। विचार रखता है कि ये सड़क है या ये जो है या ये कुछ है, इस मैं तरह की आपको चीजें ये लाता है बताऊं। सामने, उस पर हम लोग सहमति देते हैं। हाँ, तो सहमति उम्मीदवार जो होता है, नियम मुताबिक यही है कि उम्मीदवार सहमति देता है हमारे दस्तखत के बाद। हम लोग 2 आदमी दस्तखत करने के बाद उम्मीदवार से पूछते हैं, नियम यही है। अब तब उम्मीदवार उसको नीचे लिखता है कि आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। उम्मीदवार हमसे देखिए रिक्वेस्ट नहीं करता बाबा, है। बात को थोड़ा आप मतलब जो है क्लियर तो करते नहीं हो। दूसरी एक चीज है कि कोई भी सरकार या कोई भी राज्य जो पार्टियां हैं वो एक विचारधारा के आधार पर हैं। कोई ना कोई अपना फेस्टिवल मैनुअल लाती हैं, वो समाज के सामने रखती हैं, समाज अपना दृष्टिकोण बनाता है, सहमति देता है।
चाहे कोई इलेक्शन सा हो। और उसके सामने जो हमारा वो जो पार्टियां हैं या जो दल हैं, वो एक पूरा अपना मैन्युफैक्चर बना करके, जो मीनू उनका होता है समाज के, वो तो इलेक्शन से पहले ही रखते हैं। और हर पार्टी अपना मतलब उसको समाज में लागू करती है कि साहब ये हमारी हमारी कुछ मान्यताएं हैं और ऐसा हम मानते हैं, ये हम करेंगे आपके साथ में। उस पर सहमति बनती है, लोगों का जनसमूह होता है, वो सहमति देते हैं, उसके आधार पर उनको, तो कहाँ इसमें दान की और कहाँ की बात है। हमने उनकी उसको स्वीकार किया कि भाई ठीक है, ये ठीक है, हमारे काम की चीजें हैं, हमारी सहमति हो गई उस पर। अब उसके बाद में वो लागू करें या ना करें, ये थोड़ा अलग बात हो जाती है। कुछ करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा भी था कि भाई जो ऐसी मांगे तुम लोग मतलब रख देते हो जनता के सामने कि इनको पूरा नहीं कर पाते हो, तो ये इसको आप लिखित में दीजिए कि हम इसको पूरा करेंगे। इस पर कोई दल तैयार नहीं हुआ। नहीं, मैं इसमें कुछ देखिए कहना आचार्य चाहूंगा। जी बताइए। बताइए क्या है, जो अभी आचार्य जी ने जो कहे, वो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, ये सेकेंडरी हो गया। हम उनको दान देते हैं तो अपनी पावर का, हम उनको पैसा नहीं देते, मगर अपनी पावर का तो हम उनको दान देते हैं। नहीं, और एक बात और बता दें कि किसी भी पावर कोई, राजनीतिक दल देखिए को, पावर सामूहिक दी जा रही है आदरणीय, जरा विचार करिए। कोई पावर मैं एक व्यक्ति बताता की हूँ नहीं है, यहाँ पर आचार्य जी, मेरी सुनिए कोई तो। पावर नहीं है। पावर अच्छा, सामूहिक समाज की दी जा रही है। हाँ, नहीं, समाज की ही बात हो रही है, हाँ, समाज तो के भी मनुष्य तो हैं। आप तो समाज की तो फिर मतलब वो तो भाई राज्य के पास कोई शक्ति सहमति है ना वहां पर, कि हम आपको ये हाँ, पावर हाँ, देते हैं, आप आपको विजय अथॉरिटी जी दे रहे हैं। काटिए तो दोनों को। नहीं, आप एक बात सोचिए, किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है वो किसी उम्मीदवार को खड़ा कर दे। और कौन करता है? राजनीतिक नहीं, कोई उम्मीदवार चुनाव तभी लड़ेगा जब कोई दो मतदाता उसको एक प्रपोज प्रस्तावक और एक करें। समर्थक। हाँ, दो दो मतदाता उसको प्रपोज करेंगे। अगर किसी राजनीतिक दल ने किसी को खड़ा कर दिया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। आपको एक घटना बता देता हूं अभी की। कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा था, उसका नॉमिनेशन फाइल हो गया था, दो लोगों ने उसमें दस्तखत भी किया था, प्रस्तावक और समर्थक। एकाएक वो जो प्रस्तावक था वो पैसा वैसा लेकर के फंस गया, और उस प्रस्तावक ने जाकर के और वहां चुनाव अधिकारी के पास कह दिया कि मैं अपने प्रस्ताव वापस लेता हूं। उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। नहीं, आप ठीक है रमन जी, इसमें न्यूनतम दो लोग, एक प्रस्तावक और एक समर्थक होता हाँ ही हाँ, है। यदि यदि नहीं होंगे तो उसका फॉर्म स्टैंड ही नहीं होगा। तो ये रूल है। ये तो अच्छी बात हाँ है, कोई तो हाँ, हाँ। समर्थन हो। भाई दल हम्म। किसी को उतार रहा है तो वहां की समाज अब में आप इसको कुछ बबलू मान जी रहे हैं। सुनिए ना, बबलू हाँ, जी, आचार्य जी बबलू जी आप अब रुकिएगा। आचार्य जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ बाबा, जब दल किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है तो प्रस्तावित होते हैं दो, ठीक है, मैं तो और ज्यादा कह रहा हूँ, 1000 10,000 रखिए, भाई उसकी कम से कम स्वीकार्यता तो है, दो लोग उसको स्वीकार तो कर रहे हैं। अब वो चाहे भले ही उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी से जुड़े हुए विचारधारा के लोग हैं, वो एक विषय अलग हो गया, लेकिन स्वीकृति यहाँ दे रहे हैं दो लोग का, हाँ ये व्यक्ति ठीक है। अब दो लोगों की जगह तो मैं कह रहा हूँ 2 लाख को करिए, 1,000 को करिए, जो इलेक्शन से पहले ही उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, तो इतना भ्रष्टाचार करप्शन और इतना नहीं होगा। ठीक है, और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो। इसमें इसमें जो सुनील देव जी एक बात कह रहे हैं कि वो तो पहले से बता देते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, हम ये मतदान कहाँ हुआ। लेकिन इसमें इसमें एक चीज ये है ना कि मेरी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कांग्रेस को वोट दूं या बीजेपी को वोट दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छा शासन तो मिले, अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्था मिले। लेकिन मुझे, मेरे मुताबिक, मेरा अनुभव हो गया बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है और मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन मेरे, अब वहां पे ये होता है ना कि वो हटता ही नहीं है सत्ता से, कई बार तो ये होता है ना,
हर व्यक्ति हर दल जो है क्रिमिनल है, तो फिर क्या करें, ऑप्शन नहीं है। नहीं, ठीक है, बताइए। 5 और साल का और वो है फिर उनका अभी इसमें नहीं। और बताइए किसी इसमें की मुद्दा कोई ये नहीं है, इसमें और मुद्दा अगर ये किसी नहीं का है। कोई, हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। भाई अब ज्ञानेंद्र जी, ब्रजेश जी, वैद्यराज जी या बहादुर सिंह जी वगैरह, जो भी जिनका कोई प्रश्न हो वो बताइए। बताइए ब्रजेश जी, आपको अब समाप्त करिएगा, अगला विषय बता दीजिए। बाबा जी कल जो है वो संवैधानिक विषय से हम लोग 2060 से लेकर के 2066 तक लेंगे। 2060 से 66? जी बाबा जी। ठीक है, तो समाप्त ठीक। करें, किसी का कोई ठीक। प्रश्न तो है नहीं अब। बाबा जी मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा सुझाव है हाँ, कि बाबा जी बैठ मतदान बैठ की बोले तो थोड़ा सा। ये बताइए। कोई राजनेता यदि ये घोषणा कर दे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मेरे इतने समर्थक हैं, समर्थकों की सूची पेश कर दे, तो उसका नॉमिनेशन नहीं मतलब जो होगा। हाँ, वो नहीं प्रस्ताव होगा, पास हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये नहीं बात को होगा। समझनी चाहिए लोगों को। फिर आपको मतलब कि दूसरी बात और बता दें, प्रस्तावकों के वैद्यनाथ जी निवेदन पर ही वो चुनाव लड़ सकता है। नहीं, कोई भी आदमी अपने मन से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक बात और आपको बता दें कि कोई भी उम्मीदवार आजकल दो आदमी पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी उम्मीदवार दो दो आदमी के दस्तखत करा के 5 फार्म देता है, 10 फार्म देता है, जमा करता है। क्यों करता है 10 फार्म? अगर कोई एक आदमी गड़बड़ करेगा तो बाकी फार्म उसका मान्य हो जाएगा। फिर एक काम और करते हैं हर राजनीतिक दल, कि एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं, एक डमी उम्मीदवार भी खड़ा करते हैं साथ में, कि अगर कहीं कहीं इसका फार्म गड़बड़ हो जाएगा तो ये कम से कम चुनाव लड़ जाएगा। तो इसलिए कोई भी उम्मीदवार स्वतः डिक्लेयर नहीं कर सकता है। इसमें भी मतलब राज्यसभा वाले जो है मामला, उसमें भी ऐसा ही है। तो ये तो विकेंद्रीकरण है, ये तो ठीक है बाबा। हाँ बताइए, और कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी का? मैं ये कह रहा हूँ ये तो विकेंद्रीकरण है, तब ये तो ठीक है ना। आपका प्रश्न क्या है? आपने तो बताया कि बा, ये ठीक है, तो ठीक है। बाबा जी ये कह रहे थे कि हम लोग की सहमति से वो चुनाव लड़ते हैं, जबकि हम लोग उनको मनाते हैं कि आप चुनाव लड़ो। हाँ, कानूनी रूप से उम्मीदवार को हम मनाते हैं कि चुनाव लड़ो, तभी वो चुनाव लड़ कानूनी रूप पाता है। से, ठीक है, कानूनी यही है प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान यही है कि हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। बाबा जी ठीक है, हाँ, समाप्त वहां करिए पर ब्रजेश। जी बताइए। हाँ, बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आपने एक बात कही कि जब आप लोगों ने प्राथमिकता पर विचार किया तो आपने लोक स्वराज्य की तुलना में आप लोगों ने अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता पहले आप लोगों ने सोचा। हाँ, फिर ठीक है। बाद में आपने विचार किया कि जो है नहीं, लोक स्वराज्य आप लोगों बनाना ने चाहिए। नहीं, जी। मैंने, जी आपने। हाँ ठीक है। मैंने सोचा कि अपराध नियंत्रण सबसे ऊपर होना चाहिए।
जी। तो हम लोग 3 साथी थे उस समय, मैं, रोशन लाल, केशव चौबे। तो हम तीनों में हो गया झगड़ा। मैं कहा अपराध नियंत्रण, रोशन लाल जी ने कहा आर्थिक असमानता, चौबे जी ने कहा कॉमन सिविल कोड। तो तीनों का हम लोगों का झगड़ा चलता रहा, तो 4-5 बरस चलता रहा झगड़ा। उस झगड़े के बाद केशव चौबे हम लोगों से अलग हो गए, ग्रुप से में थे। केशव चौबे चले गए विश्व हिंदू परिषद, हम लोग बच गए 2। और साथ में मिले आर.एन. सिंह के, जो अभी हैं जीवित, आर.एन. सिंह जी। आर.एन. सिंह ने आकर के कहा कि नहीं, लोक स्वराज्य सबसे ऊपर होगा। तब हम लोग के बहस बहस होने लग गई तीनों के बीच में, हम, आर.एन. सिंह और रोशन लाल। लोक स्वराज्य की, अपराध नियंत्रण की, आर्थिक असमानता, तो बहस होने लग गई। तब हम लोग के साथ आकर मिले ठाकुरदास बंद। तो बंद जी ने कहा कि लोक स्वराज। मैं भी कहा कि ठीक है, चलिए लोक स्वराज को सबसे ऊपर मान लेते हैं। तब रोशन लाल जी हम लोगों से अलग हो गए, कहे कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो आर्थिक असमानता को सबसे ऊपर होना चाहिए। रोशन लाल जी हम लोगों से अलग हो गए। वो अलग हुए हैं 99 के बाद। तो मैं और आर.एन. सिंह और ठाकुरदास जी बंग, हम तीनों हो गए लोक स्वराज्य वाले। यही तो है पूरा इतिहास। बताइए ब्रजेश जी, इसमें कुछ हो। बाबा जी, इसमें पहले आपकी प्राथमिकता रही कि अपराध नियंत्रण, बाद में आपने कहा कि लोक स्वराज्य। तो पहले जो हाँ आपने कहा अपराध नियंत्रण का एक अर्थ जो हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं हम लोग राम राज्य की परिकल्पना। तो यहाँ ठीक है। पर फिर एक शब्द आ गया राम राज्य और दूसरा शब्द आ गया लोक स्वराज्य। तो आपकी जो पहली प्राथमिकता थी वो थी राम राज्य, बाद में लोक स्वराज्य। हाँ तो हाँ, पहले यही था। जी। बाद में हमारा हो गया लोक स्वराज्य सबसे ऊपर, क्योंकि जब सारे लोग ये 15 दिन जब बैठे, तो 15 दिनों में ये जब डिस्कशन होकर के सब लोगों ने, मतदान होता था उसमें, तो वोटिंग हुआ, वोटिंग होकर के पास हो गया कि हाँ लोक स्वराज्य सबसे ऊपर। मैंने मान लिया। और क्या उपाय था बताइए। बाबा जी, कोई उपाय? इसका इसका अर्थ ये है कि जब लोक स्वराज्य हो जाएगा तब हमारी प्राथमिकता रहेगी अपराध नियंत्रण। हाँ, लोक स्वराज्य हो जाएगा तब। जी, ठीक है। एक बाबा जी ये भी प्रश्न है कि एक शब्द जो हमने कहा मतदान, मुझे लगता है दान की जगह अधिकार शब्द यूज कर दिया जाए तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। मत अधिकार, जी। हाँ, वो भी हो सकता है। जी। वैसे तो मताधिकार हम मानते ही हैं कि हमारा मताधिकार है। बाबूजी, लेकिन दिया गया अधिकार वापस लिया जा सकता है, हाँ हाँ। क्योंकि लेकिन और दान देने के बाद वापस नहीं ले सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। हो सकता जी, है अधिकार शब्द भी हो। ठीक है। चर्चा को समाप्त कर सकते हैं आज। हाँ हाँ। रॉबिन जी, मीटिंग समाप्त कर दीजिएगा।